हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर में कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे। ठीक है गाइज, ठीक कि कौन एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, जेड कंपोनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो गाइज, आज भी हम लोग थोड़ा सा उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है। और क्या आप आज देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या करते थे। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ठीक है। कोई एक वेक्टर है, आर वेक्टर है। ठीक है। तो जो भी होगा आर वेक्टर होगा, कुछ ए आई कैप प्लस बी जे कैप इस तरह होगा। अगर एक्स और वाई एक्सिस है, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रहते थे, तो यह जो डिस्टेंस होता था यह एक्स कंपोनेंट कहलाता था, और यह जो डिस्टेंस होता था यह वाई कंपोनेंट कहलाता था। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ आई जे के आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, यानी यहाँ पर यह कौन सा एक्स कंपोनेंट है, ये कौन सा वाई कंपोनेंट है। ठीक है। सिमिलरली इस तरह हम लोग जेड कंपोनेंट है। ठीक है। और क्या उसको एंगल के टर्म में देखे थे, अगर यह एंगल थीटा है तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है। यह कॉस थीटा कैसे पता चला, जिसके साथ एंगल लगा हो वो कंपोनेंट थीटा कॉस थीटा होता था, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा हो वो कंपोनेंट साइन थीटा होता था। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। अब देखते हैं गाइस, इसमें इस पे बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया था, कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। अब देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को पढ़ना था। ठीक है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। अब देखो गाइज, पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक ठीक है। मान लो एक पॉइंट है ए। ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन से अगर ये वेक्टर ए की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो यह जो वेक्टर आएगा आर ए वेक्टर जो आएगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। सपोज कर लो यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक। तो आर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए वेक्टर को, आर ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर ए वेक्टर को x1i प्लस y1j ये लिखेंगे। ठीक है। एक इनअदर पॉइंट बी लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर बी है, आर बी, और यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। ठीक है। तो ये आर बी वेक्टर क्या लिखेंगे, x2i कैप प्लस y2j कैप। ठीक है। ये हम लोग लिखना जान चुके थे कि यह क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ओरिजिन क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक। हमेशा किसी क्या करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है। पोजीशन वेक्टर। अब देखो गाइज, अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यह जो वेक्टर होगा ए से बी तक ज्वाइन करने वाला, आर ए बी जिसको बोलेंगे, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर ए बी कौन सा वेक्टर होगा, आर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। अब देखो, जब भी अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आर ए बी, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो रीड कैसे करेंगे। ठीक है। इसको आर ए बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर, बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। बी माइनस ए। ठीक है। जिधर हेड होगा पहले वो वाला लिखेंगे, हेड जिधर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये वेक्टर कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका हेड किधर है, बी की तरफ है। तो जिधर हेड होगा, ठीक है, पहले उस वेक्टर में से टेल की तरफ वाला वो वेक्टर हटाएंगे। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग आर ए बी वेक्टर निकालें तो आर बी वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। ठीक है। यहाँ से क्या पता चला, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1
जे कैप। ये मेरा आर ए बी वैक्टर हो गया, बेसिकली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिए। अब देखो, अब चूंकि यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका भी कोई डायरेक्शन होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। देखो तो जो भी आर ए बी वैक्टर जो होगा यह भी किस चीज़ से मिलकर बना होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड से और एक आर ए बी यूनिट वेक्टर से। तो हम लोग वही फंडा लगाते हैं, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, कोफिशिएंट का अंडर रूट, उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी निकालें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई, फिर कोफिशिएंट ऑफ जे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग इस तरह मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग दो कंपोनेंट लिए थे, ठीक है, एक्स और वाई कंसिडर किए थे। अगर सपोज कर लो, ठीक, अगर तीन कंपोनेंट होता है, ठीक, एक्स वाई जेड भी होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड भी होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कि अगर एक पॉइंट था, ए पॉइंट x1 कॉमा y1 कॉमा z1, बी पॉइंट था x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ठीक है, हम लोग को ए बी वेक्टर निकालना था। बेसिकली ए बी वेक्टर है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छे से थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी अगर अच्छे से वेक्टर का समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल जो होता है एकदम थ्योरी बेस्ड होता है। ठीक है, और चूंकि ये वेक्टर एक्चुअल में इसका हम लोग अप्लाइड करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में अदर चैप्टर में इस वेक्टर के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर जो हो जाएगा, क्या बताए थे बाद वाला वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सपोज करो ओरिजिन कहीं होगा तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, यही होगा पोजीशन वेक्टर बी, माइनस x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये हो गया ए बी वेक्टर या ए बी वेक्टर, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन निकालना है तो सिंपल सा है, ए बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो गाइस, ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ताकि इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंसेप्ट को समझ सके। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है ए, ठीक है, 1 2 3, एक पॉइंट है बी 2 4 6। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है यह पोजीशन वेक्टर, यह जो पॉइंट है विथ सब किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारा पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, हम लोग को ए बी वेक्टर फाइंड करना है। सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए। तो सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग उतना कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो कितना आ गया, 2 माइनस 1 गया आई प्लस 4 में से 2 गया 2j प्लस 6 में से 3 गया 3k। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग को ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। ठीक, अब देखो समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये होगा। ठीक है, यह हो गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब जैसे ही ए बी वेक्टर लिखे मतलब हेड किस पे है, बी की तरफ, मतलब हेड किधर आना चाहिए, बी की तरफ। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे,
कि बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान देखो गाइस, हेड बाद में कौन आया, ए आया, यानी हेड किस पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। मतलब कि अब जो वेक्टर है यह इधर से है, ऐसे है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे वेक्टर है, ठीक है। यह हो गया नीचे वाला हो गया ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, और ऊपर वाला हो गया बी ए वेक्टर हो गया, ठीक है, बी ए वेक्टर, ठीक है। ये बी ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब बी ए वेक्टर में क्या करेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बाद वाला माइनस पहले वाला करते हैं, ठीक है। ये हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो हमेशा पहले बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के केस में, ठीक है, हमेशा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ए वेक्टर, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, सिंपली लिखो 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 4 जे कैप प्लस 3 माइनस 6 के कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये हो जाएगा बी ए वेक्टर, ठीक है। ये इसको और माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये हो गया बी ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर ए बी वेक्टर और यहाँ पर माइनस ए टाइम आया, तो यहाँ से एक बात पता चला कि ये अपोजिट वेक्टर है, ठीक है। यानी एक और बात बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है, माइनस बी ए वेक्टर होता है, ठीक है, माइनस टाइम बी ए वेक्टर, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से देखो, अगर हम लोग ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाले, ए बी का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 2 के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 3 के होल स्क्वायर। यह कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 149 14 अंडर रूट 14 आ गया, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे भी अगर हम लोग मॉड निकालें बी ए वेक्टर का तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस -2 के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 14। देखो भाई मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसका मतलब यह कैसा वेक्टर होगा, एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर होगा, ठीक है, अपोजिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और भी बन सकता है, ठीक है, ठीक है, और भी डिस्कस करेंगे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इंक्लूडेड हो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इन दोनों का कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है, देखते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दो हम लोग रिफरेंस लेते हैं, फ्रेम लेते हैं, ठीक है, रिफरेंस फ्रेम एक्स वाई और एक लेते हैं यहाँ एक्स कॉमा वाई, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है, ठीक है, जब ओ छोटे एक यहाँ पर ओ डैश, ये दोनों अलग अलग फ्रेम है, ठीक है, दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है, दो पॉइंट को, ठीक है, ध्यान देखो अच्छे से समझना, ठीक है। मान लो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम 1 और ये फ्रेम 2, ठीक है। फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिस इज आर ए। फ्रेम 2 के इस पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर बी, ठीक है। फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 के रिस्पेक्ट में, दिस इज आवर पॉइंट, ये होगा आर ए डैश ले लेते हैं इसको और ये हो जाएगा आर बी डैश, ठीक है। मतलब क्या पता चला कि ऑन चेंजिंग द फ्रेम पोजीशन वेक्टर चेंजेज, अभी यहाँ पर ये है तो ये हो गया, इधर इस डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो एक बात पता चला, पहला बात कि ऑन चेंजिंग
चेंजिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन वेक्टर चेंजेस। ठीक है, क्या चेंज हो जा रहा? पोजीशन वेक्टर। अब जैसे ही वेक्टर लिख दिए तो ध्यान दें, जैसे ही वेक्टर बात आ गया कि पोजीशन वेक्टर ही चेंज हो गया, इसका मतलब कि डायरेक्शन के साथ साथ क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, क्या चेंज हो रहा होगा? डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये तो पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग जान गए कि फ्रेम अलग अलग होगा तो पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? देखो ए बी वेक्टर निकालो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस पहले इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, फ्रेम 1 के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा? ए बी वेक्टर ये होगा। फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में ए बी वेक्टर ये होगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया दोनों फ्रेम के लिए क्या हुआ? सेम हो गया। इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से क्या बोल रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस पे पड़ता है? फ़र्क पोजीशन वेक्टर पे पड़ता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। ठीक है, तो क्या पता चला कि दोनों के लिए क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहने का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब चीज़ मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे हम लोग फ्रेम चेंज कर दिए, मतलब यहाँ से देखेंगे तो कुछ और पोजीशन दिखाई देगा, कहीं और से देखेंगे तो कुछ और पोजीशन दिखाई देगा। ठीक है, किसी एक जगह का। पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कहीं से देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे कि कंपोनेंट क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिए थे कि वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, ब्रेक करना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एफ नेट भी हम लोग पढ़ लिए थे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। पहला 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखे? 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरा 15 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक, तीसरा, ठीक है, पहले, ठीक है, 10 न्यूटन 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ये तीनों को हम लोग को रिप्रेजेंट करना यूनिट वेक्टर फॉर्म में। यूनिट जब जैसे यूनिट वेक्टर फॉर्म है क्वेश्चन में कि इसको हम लोग किस चीज़ में रिप्रेजेंट करना है? यूनिट वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या हम ध्यान में आना चाहिए कि आई जे के का फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब कैसे हम लोग इसको करें? ठीक है, देखो कैसे हम लोग करते हैं। ठीक, सिंपल, एक्स, सॉरी इसको चलो ये इस डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट की डायरेक्शन में हम लोग एक्स को ले लेते हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन में वाई को ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? आई कैप, वाई वाला जे कैप, इधर माइनस आई, इधर माइनस जे। ठीक है, ये हम लोग बेसिक देख चुके हैं, यूनिट फैक्टर के बारे में बेसिक हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब देखो पहला 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ किसके साथ लगा है? ईस्ट के साथ,
मतलब एंगल किसके साथ बनेगा, इसके साथ, ठीक है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का, ठीक है। लेट चलो इसका नाम दे देते हैं कि ये F1 के बराबर है, ये F2 के बराबर है, ये F3 के बराबर, लेट नाम दे देते हैं, ठीक है। सारे वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में नाम देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक। ये हो गया F1 मेरा हो गया, ठीक है, F1। अब देखो ये कि 15 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट एंगल किसके साथ लगा, ऑफ के साथ, तो 37 डिग्री किससे बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये 37 डिग्री कितना न्यूटन हो गया, 50 न्यूटन, ये F2 हो गया, ठीक है। 10 न्यूटन 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी एंगल किसके साथ बना है, नॉर्थ के साथ, कितना डिग्री है, 53 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन, ये F3 हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए, एक्सिस पे दर्शा दिए। अब हम लोग को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या था, रूल क्या था, ठीक है, देखते हैं क्या रूल था कि हम लोग कंपोनेंट में तोड़ते थे, ठीक है। कैसे तोड़ते थे, किसी भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते थे, कंपोनेंट में तोड़ते थे। कैसे, जैसे कि मान लो कि ये थीटा है, ये आर है मैग्नीट्यूड इसका, तो इसको हम लोग आर, इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। किस किस क्या करते थे हम लोग, कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ देते थे, उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देते थे, ठीक है, अलग अलग उसको तोड़ देते थे, ठीक है। कंपोनेंट तोड़ना जानते हैं कि लाइट हम लोग गिराते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है, छाया बनता है, तो वो क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर कैसे हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं, उसका कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ सीखेंगे बट आने वाले लेक्चर में, ठीक है, देखते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग अब एक एक करके सारे वेक्टर को तोड़ते हैं, ठीक है, F1 को लिखते हैं, F1 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यह F1 किसके किसके बीच है, इसके और इसके बीच में है, इसका मतलब इसका कितना कंपोनेंट पॉसिबल हो सकता है, 2 कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो एक कंपोनेंट देखो, एक ये वाला हो जाएगा एक्स वाला, और एक देखो ये वाई वाला हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, 20 cos 30, ये हम बता चुके हैं कैसे लिखना है, जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ एंगल है उसके साथ sin थीटा। और वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 sin 30। तो F1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 को, F1 वेक्टर बराबर 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप, ठीक है। वाई ये किधर है, पॉजिटिव जे डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लिखेंगे, जे कैप, ठीक है। cos 30 कितना हो जाएगा, 20 cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 20 sin 30 1/2 जे कैप, ये कितना हो जाएगा, 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसको काट देंगे 10, ये भी कट जाएगा 10, कितना आएगा, 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये हो गया F1 वेक्टर, यानी हम लोग देखो वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो जैसे ही इस वेक्टर में आ गया तो हम लोग को हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो इसके यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। अब देखो और क्या क्या बात पता चलेगा, कंपोनेंट बता सकते हैं देख के कि एक्स में कितना फोर्स लगेगा, वाई में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो एक्स में कितना होगा 10√30, वाई में कितना होगा 10 जे, ठीक है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखते हैं F2 को तोड़ते हैं, ठीक है, F2 को, F2 ये रहा, ठीक। तो ये देखो, तो कॉस इसके साथ लगा हुआ, ठीक है, समझो ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। जिसके साथ कॉस लगा हुआ है, ठीक, वो सॉरी जिसके साथ एंगल लगा हुआ वो कॉस थीटा वाला था, जिसके साथ एंगल नहीं लगा वो साइन थीटा वाला था। अब डिसाइड करना है कि कितने कंपोनेंट में टूटेगा, 2 या 3। तो देख लेंगे कितने एक्सिस के बीच लाई कर रहा है, तो ये देखो ये इधर और इधर लाई कर रहा है, मतलब इधर -x है, इधर -y है, निगेटिव एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा 50
cos 37 और ये वाला आ जाएगा 50 sin 37। और जब भी तोड़ते हैं तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं sin 37। इसका मतलब हम लोग दो भाग में तोड़ चुके हैं, कंपोनेंट में तोड़ चुके हैं। तो देखो F2 को क्या लिखेंगे, F2 को, ठीक है, F2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, निगेटिव में है तो माइनस साइन लगा देंगे पहले ही। उसके बाद क्या है 50 cos 37 डिग्री आई कैप, फिर इधर भी नेगेटिव में वाई में है तो नेगेटिव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 50 sin 37 जे कैप हो गया। अब देखो cos 37 sin 37 ये बड़ी सिंपल सा चीज़ है, याद रखने वाली बात है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सिंपली यहाँ 37 रख लेंगे, याद कर रख लेना, ठीक है, चूँकि एग्जामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट एंगल है, ठीक है, इसलिए इसको याद ही रख लेना, ठीक है। 37 रखेंगे, इसके सामने वाला 3, इधर 4, इधर 5। अब ये पता चल गया तो सब पता चल गया, ये 53 डिग्री हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो कितना हो जाएगा -5 cos 37, cos 37 यहाँ से देखेंगे तो बेस बाई 4/5, सॉरी यहाँ 50 आई कैप माइनस 50 sin 37, sin 37 3/5, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, कितना होगा -40 आई कैप -30 जे कैप, ये F2 वेक्टर हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, F3 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक करते हैं F3 को देखते हैं, F3 को कैसे ब्रेक करेंगे, F3 वेक्टर को, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब देखो यह -x और y के बीच है, ठीक। इसका मतलब इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे कितना कंपोनेंट होगा, तो देख लेंगे कि किन दो एक्सिस के बीच लाई कर रहा है, दो एक्सिस के बीच लाई कर रहा होगा तो दो कंपोनेंट में टूटेगा, उस दो कंपोनेंट में टूटेगा, कहीं स्पेस में लाई कर रहा होगा तो 3 कंपोनेंट में टूटेगा, क्योंकि वहाँ से x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा, उसका भी हम लोग एक न्यूमेरिकल अच्छा सा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितने कंपोनेंट में टूट रहा है, इसका देखो एंगल ये है, एंगल ये होने का मतलब क्या कि यह जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला जो कंपोनेंट y वाला, ये cos थीटा वाला क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा 10 cos 53 डिग्री पॉजिटिव में है, और ये वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये x वाला 10 sin 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, पहले x का लिखेंगे, x में है देखो नीचे है ये वाला कंपोनेंट है, x में है तो माइनस है 10 sin 53, प्लस y में है तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव y में है 10 cos 53 जे क्या। अब देखो -10 sin 53 रहेंगे तो 4/5 प्लस 10 cos 53 3/5, कितना आ गया, ये आ गया -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये F3 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को, ठीक है, उसके कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ देंगे, ये इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। और एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक। उससे पहले हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, मिसलेनियस न्यूमेरिकल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। F1 बराबर दे रखा है 2y + 3j + k, F2 वेक्टर दे रखा है 5y + j + 2k, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, क्या पूछा गया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2।
इन दोनों का रिजल्टेंट पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िए। दो वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, उन दोनों का रिजल्टेंट पूछा गया है, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हम गाइस बता चुके हैं कि रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है। रिजल्टेंट का मतलब ही होता है सम या टोटल, ठीक है। ये कंफ्यूज होने वाला नहीं है, ठीक है, एकदम याद रखना है। तो जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, ठीक है, एफ नेट जो वेक्टर होगा डायरेक्ट वेक्टर सम हो जाएगा F1 प्लस F2, डायरेक्ट वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। अब वेक्टर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3j प्लस k प्लस 5i प्लस j प्लस 2k। अब हमेशा क्या रूल क्या होता है, एडिशन का रूल क्या है, एडिंग क्वांटिटी शुड हैव सेम नेचर, सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब आई वाला के साथ जुटेगा, जे वाला के साथ, के वाला के साथ जुटेगा, तो कितना हो जाएगा देखो, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ जुट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 2 5 7i प्लस 3 1 4j प्लस 1 2 3k, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ नेट वेक्टर। अब कुछ भी पूछ सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। और भी पूछ सकता है कि जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट निकाल देंगे, एफ नेट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा अंडर रूट 49 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 49 74 अंडर रूट 74, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्या करना है, स्टेप क्या है, थ्योरी को पहला क्या करना क्या है कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। वेक्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है, एज इट इज थ्योरी की तरह, ठीक है। अच्छे से उसको अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, उसके बाद उसको समझिए, ठीक है, कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप आज के बेसिक सा लेक्चर था आज का, ठीक है। जितना भी वेक्टर का बेसिक जो होता है, बेसिक पोर्शन जो होता है हम लोग अब समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, कि वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करना है, गुना कैसे करते हैं, ठीक है। स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, थैंक यू।